हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आरवाई में। आज हिस्ट्री क्लास है, एनसीईआरटी क्लास 10 है, लेसन नंबर 3 है। और इस लेसन का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। तो दोस्तों, ये लेसन बहुत ही शानदार है। इसके बाद एक दो लेसन और है, इसके बाद 10th की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बन सके। और ये टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है। वैश्वीकरण की अवधारणा और प्रारंभिक स्वरूप, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, भोजन और वैश्विक जुड़ाव, बीमारियां और जनसंख्या पर प्रभाव क्या पड़ा, औद्योगिक क्रांति और वैश्विक व्यापार में क्या क्या बदलाव आए, उपनिवेशवाद का विचार, प्रवास और मजदूरी, विश्व युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था, द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद का अंत, और आधुनिक वैश्वीकरण। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक दिन में नहीं चेंज हुई, बहुत सारे टाइम लगी है इन सब चीज़ों को बदलने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें सडनली हो गई हैं। चीज़ों को बदलने में वक्त लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा और प्रारंभिक स्वरूप। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के अलग अलग हिस्सों का आपस में जुड़ना। आप समझ रहे हैं ना, वैश्वीकरण का अर्थ मतलब दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है, हिस्सों का आपस में जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। प्राचीन काल से ही लोग वस्तुएं, विचार, संस्कृतियां और बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बात भी सही है। अब जैसे आप जब एक जिले से या एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो तमाम प्रकार की जैसे वस्तुएं प्रदान करते हैं, विचार भी प्रदान, अपनी बोल भाषा, अपने खान पान, रहन सहन और बहुत सारी बीमारियां भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। 3000 वर्ष पहले ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध बने थे। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। इस मार्ग से केवल रेशम ही नहीं बल्कि मसाले, कीमती वस्तुएं और विचार भी फैले। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला है? चीन, जापान, कोरिया तक इसी मार्ग से पहुंचा। इस रास्ते से अरब व्यापारी भारत आए और इस्लाम फैलाए। अब देखिए, जो अरब व्यापारी थे भारत आए और इस्लाम को फैलाने का कार्य कौन कर रहे हैं? अरब व्यापारी कर रहे हैं। ठीक है। अब वैश्विक दुनिया के बनने में भोजन की भूमिका रही। जैसे में क्या क्या है भूमिका उसमें? आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च आदि यूरोप पहुंचाए गए। ठीक है। ये चीजें कहाँ की थी? अमेरिका से। यूरोप में आलू मक्का ने जनसंख्या वृद्धि में मदद की। भाई, आलू ऐसी चीज है जो मिडिल क्लास को बेहतर जीवन प्रोवाइड करने के लिए मानी जाती है। ठीक है, सरवाइव कर लेते हैं लोग। दूसरी ओर चेचक। चेचक क्या है? एक बीमारी है। ठीक है, बीमारियां जैसे अमेरिका से यूरोप पहुंची। ठीक है, चेचक कहाँ पहले हुआ? अमेरिका में, फिर कहाँ से फैला रहा है? यूरोप तक। लाखों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या क्या सिल्क रूट के माध्यम से आदान प्रदान किया जा रहा था? सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या हुआ? सिल्क रूट यानी चीन से यूरोप तक फैला हुआ था। व्यापार मार्ग था। सिल्क रूट जो था वो उसको किस नाम से भी जाना जाता है? व्यापार मार्ग से भी जाना जाता है। यहाँ से चीन का रेशम यूरोप में बहुत महंगा बिकता था। भारत से मसाले, वस्त्र और कीमती पत्थर इन मार्गों से जाते थे। सिल्क रूट ने केवल व्यापार ही नहीं बल्कि संस्कृति भी जोड़ी। इस मार्ग से बौद्ध धर्म चीन और जापान पहुंचा। ईसाई मशीनरी भी इसी मार्ग से एशिया तक पहुंचे। अरब देशों ने यूरोप और एशिया को जोड़ा। चीन खोजें, कागज छपाई तकनीक, बारूद भी यूरोप तक पहुंची। ठीक है, कागज की कहाँ खोज की गई थी पहले पता है? चीन में ही की गई है। ठीक है, 7000 वर्ष पहले। यह मार्ग एशिया और यूरोप को आर्थिक रूप से जोड़ने में महत्वपूर्ण था। सिल्क रूट ने वैश्वीकरण की पहली नींव रखी। भोजन और वैश्विक जुड़ाव क्या क्या थे? देखिए, खाने पीने की वस्तुएं वैश्वीकरण का हिस्सा थी। आलू, टमाटर, मक्का, मिर्च
और कोको अमेरिका से यूरोप पहुंचे। ठीक है, ये जो चीजें हैं देखिए एग्जाम में पूछती है, आलू, टमाटर, मक्का, मिर्च, कोको कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कहाँ पहुंचाए गए? यूरोप पहुंचाए गए। यूरोप में आलू ने अकाल से बचाया और जनसंख्या भी बढ़ी। खाने पीने की चीजें, जो प्रोडक्ट था वो उपलब्ध हो गया सस्ते, तो सब लोग जीने लगे। आलू से रोटी और भोजन सस्ता। अमेरिका से आया हुआ कोको यूरोप में चॉकलेट का आधार बना। कॉफी और चाय भी वैश्विक व्यापार का हिस्सा बने। कौन कौन? कॉफी और चाय। चीनी यानी गन्ने की खेती कैरेबियन में शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई चीनी गन्ने की खेती? कैरेबियन में। अफ्रीका यानी अफ्रीका से दासों से गन्ने की खेती कराई जाती थी। जो दास थे उनका कोई अधिकार नहीं था, जैसे आपकी संपत्ति का अधिकार था उसी तरह दास खरीद लिए जाते थे। किसी सामान को जैसे खरीद लेते हैं आप, यूज करते हैं, उसी प्रकार उनका भी शोषण किया जाता था। इन फसलों ने पूरी दुनिया के खान पान को बदल दिया। भोजन के कारण संस्कृतियों में भी मेलजोल बढ़ा। बीमारियां और जनसंख्या पर प्रभाव। वैश्विक संपर्क से बीमारियां भी फैली। यूरोप से चेचक अमेरिका तक पहुंचा। चेचक से लाखों लोग मारे गए। अमेरिका की जनसंख्या तेजी से घटी। यूरोप के लोगों को इससे फायदा हुआ क्योंकि जमीन खाली मिली। यूरोपीय उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। बीमारियों ने नई दुनिया यानी अमेरिका में तबाही लाई। अफ्रीका और एशिया में भी बीमारियां फैली। वैश्वीकरण केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक भी था। बीमारियों ने वैश्विक इतिहास की दिशा बदल दी। अब औद्योगिक क्रांति हुई और वैश्विक व्यापार भी बढ़ा। इसमें देखिए 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, बहुत सारे उद्योग उपलब्ध हुए। मशीनों ने उत्पादन बढ़ा दिया। इंग्लैंड यानी विश्व की कार्यशाला बन गया। जो इंग्लैंड था बहुत ही कहा जाता है कि वहां पे जो औद्योगिक चीजें थी बड़ी ही तेजी से बदलने लगी। मशीनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा। कच्चे माल के लिए यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाए। कपड़ा उद्योग यानी सबसे बड़ा था। भारत से कपास और मसाले इंग्लैंड गए। जो भारत था यहाँ से कपास भी मिला और मसाले भी मिले। ले कहाँ गए? इंग्लैंड। ठीक है, वहां पे व्यापार करते थे। यूरोप ने अपने माल बेचने के लिए उपनिवेशों का भी उपयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक असमानता बढ़ाई। अमीर देश और अमीर बने और गरीब देश और गरीब बने। उपनिवेशवाद का विस्तार कैसे हुआ? यूरोप ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाए। अब देखिए जो ये यूरोप है वो एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाए। ठीक है, भारत, चीन और अफ्रीका उपनिवेश बने। यूरोप को यहाँ से कच्चा माल मिला। भारत से कपास, अफ्रीका से सोना, चीन से चाय। ठीक है, उपनिवेशों में मजबूरन खेती कराई गई। ठीक है, हमारे भारत में जैसे नील की खेती जबरदस्ती कराई गई, कपास की खेती कराई गई। ठीक है, जिससे किसानों की ज्यादा से ज्यादा हानि हुई। अफ्रीका के लोगों को दास बनाकर अमेरिका ले जाया गया। यूरोपीय देशों की राजनीतिक शक्ति बढ़ी। उपनिवेशवाद से स्थानीय उद्योग नष्ट हुए। समाज और संस्कृति भी बदल गई। उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण की कठोर सच्चाई थी। प्रवास और मजदूरी। औद्योगिक क्रांति से मजदूरी की मांग बढ़ी। एशिया और अफ्रीका के लोग यूरोप व अमेरिका गए। ठीक है, कहाँ गए? यूरोप और अमेरिका गए। कहाँ के लोग थे? एशिया और अफ्रीका के। मजदूरों को बागानों और रेल निर्माण में लगा दिया गया। भारत से गिरमिटिया मजदूर को कैरिबियन, फिजी और अफ्रीका गए। उन्होंने अनुबंध पर ले जाया जाता था। जब जो मजदूर थे उन्हें अनुबंध अनुबंध का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप तहसील से बनवाते हैं, ठीक है, मजदूरी के लिए, जैसे एक एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, मजदूरों का जीवन कठिन था। उन्हें नए देशों में बसाना पड़ा। इससे संस्कृतियों का भी मेल हुआ। भारत की रोटी और बोली कैरेबियन तक पहुंची। प्रवास ने वैश्वीकरण को गहराई दी। अब देखिए विश्व युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होता है, 1918 तक समाप्त होता है। ने वैश्विक व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सैनिकों और मजदूरों की भारी मांग हुई। भारत और एशिया से सैनिक भेजे गए। युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया।
अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा और युद्ध के बाद आर्थिक संकट आया भी। 1929 की महामंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब पूछता है महामंदी पहली बार कब आई, तो 1929 में। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, देशों ने संरक्षणवादी और नीतियां अपनाई, विश्व अर्थव्यवस्था का ढांचा भी बदल गया। अब देखिए इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से प्रारंभ होता है और 1945 तक चलता है, ठीक है, 6 साल तक, यानी 40 या 45, 6 साल तक ने फिर से वैश्विक व्यवस्था हिला डाली। यूरोप और कमजोर हो गया और अमेरिका सोवियत संघ महाशक्ति बने। इसमें देखिए दो देश आ रहे हैं, अमेरिका और देखिए सोवियत संघ, ठीक है। उपनिवेशवाद का क्या हुआ, अंत हो गया। भारत अफ्रीका एशिया से एशिया के देश स्वतंत्र हो गए। उपनिवेशवाद की आर्थिक व्यवस्था टूट गई, नए राष्ट्र वैश्विक राजनीति में शामिल हुए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया, युद्ध ने विश्व की दिशा बदल दी। अब देखिए आधुनिक वैश्वीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण नया रूप लेता है। अमेरिका विश्व व्यापार में नेतृत्व करता है, आईएमएफ, विश्व बैंक जैसे संस्थान बने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी हुआ, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी उनका उदय हो गया, सूचना तकनीकी इंटरनेट से भी जुड़ाव बढ़ा, पूंजी ने विश्व पर नियंत्रण किया, विकसित और विकासशील देशों से असमानता बनी, वैश्वीकरण ने अवसर और संकट दोनों दिए। आज की दुनिया उसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों ये लेसन तो समाप्त हो गया। हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे कि कंटेंट जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ, समय तो लग रहा है चीज़ों को समझने में, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे हों, जो बच्चे पढ़ने वाले इच्छुक हों। कम समय में अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। लेट्स